बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 को। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 में अब इस एक्सरसाइज में हमने बेसिकली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में बताना है, यानी कि यहाँ पर जो सीक्वेंसेस गिवन होंगे वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होंगे। उन्हीं की nth टर्म हमने फाइंड करनी है एंड उन्हीं की जनरल टर्म हमने जनरल या nth टर्म फाइंड करनी है एंड उन्हीं से रिलेटेड हमने इंडिकेटेड टर्म जो भी हमें बताई गई होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता क्या है। ओके जी, तो आपकी बुक में गिवन है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन, जिसमें जो फर्स्ट टर्म होती है वो A1 होती है, जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें वो R से मल्टीप्लाई करके आती है। ठीक है, R होता है बेसिकली कॉमन रेशो। हर अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आती है रेशो R। ठीक है, तो अगर हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी हो तो हमने पहली टर्म को R से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए R का स्केयर लेके R को 2 बार मल्टीप्लाई करके फिर A1 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए R का क्यूब फाइंड करना है, यानी कि R को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड A1 में फिर मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह हमारे पास टर्म्स चलती चली जाएंगी। तो ये होता है हमारे पास बेसिकली जनरल फॉर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। एंड इसके लिए nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो an इज इक्वल टू A1 R-1। इस A1 और R आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो A1 मल्टीप्लाई आप पढ़ सकते हो या A1 इंटू पढ़ सकते हो Rn-1, R की पावर n-1 या R टू रेज पावर n-1। यानी कि यहाँ अगर हमारे पास n होगा तो R पे क्या पावर होगी, एक कम होगी। यहाँ आप देख के भी कह सकते हो कि अगर हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो R पे 1 पावर है, सॉरी सेकंड टर्म फाइंड करनी है ना, देखिए ये पहली है और ये दूसरी है। इस तरह अगर ये तीसरी टर्म है तो यहाँ पर R पे क्या पावर है, 2 है। इस तरह ये चौथी टर्म है तो यहाँ R पे पावर 3 है, तो एक पावर कम होगी। यही हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला होता है। यही हमने सीरीज़ यूज़ करनी है, ज्योमेट्रिक सीरीज़, एंड यही हमने फॉर्मूला जनरल यूज़ करना है। यहाँ फर्स्ट यानी कि एक्सरसाइज 2.2 की तरह हमने डिफरेंस नहीं फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि वो थी हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड एंड अर्थमेटिक सीक्वेंस में डिफरेंस हम फाइंड करते थे। बट यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 2.3 में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में बताना है, के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, रेशो के बारे में बताना है कि हर अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करना है, रेशो फाइंड करनी है एंड वो रेशो इक्वल होगी, यानी कि तीसरी टर्म को भी दूसरी पे डिवाइड करें तो वही सेम रेशो आनी चाहिए, चौथी टर्म को तीसरी टर्म पे डिवाइड करें तो वही सेम रेशो आनी चाहिए। ठीक है, ओके जी। तो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ज्योमेट्रिक। अब हमने बतानी है यहाँ पर जो सीक्वेंस है कौन से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इफ़ अ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, अगर इनमें से कोई सीक्वेंस ज्योमेट्रिक होता है, देन फाइंड द कॉमन रेशो। तो हमने क्या करना है, कॉमन रेशो फाइंड करनी है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमें सीक्वेंस गिवन है वो 1 2 3 4 अप टू सो इस तरह से गिवन है। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि क्या ये सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए हम क्या करते हैं, हर अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से जो रेशो आए वो हमारे पास सेम होनी चाहिए। ठीक है, देख लेना, 2 को अगर हम 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/1। 2 को 1 पे डिवाइड करने से 2 ही आता है बेसिकली। तो यहाँ पर हमारे पास रेशो 2 आ गई है। अब इस रेशो को हमने हर टर्म में ऐड नहीं करना, पिछली एक्सरसाइज की तरह कि जो हमारे पास डिफरेंस आया था उसको अगली टर्म में ऐड कर करके नेक्स्ट टर्म बनती चली जा रही थी। यहाँ पर रेशो को हमने टर्म से मल्टीप्लाई करके चेक करना है। देखें, यहाँ पर रेशो हमारे पास 2 आ गई है। 2 को 1 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, वाकई अगली टर्म 2 है। बट अब यहाँ पर रेशो क्या थी, वही 2 थी। देखते हैं इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करने से 3 आता है। 2 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 3 आ रहा है, बट 2 2 ज़ार 4 होता है, तो जो नेक्स्ट टर्म है वो 3 है। बट यहाँ पर अगर हमने इस रेशो को मल्टीप्लाई किया सेकंड टर्म से, 2 2 ज़ार 4, तो वो तो 4 आ रहा था। इसी तरह अगर हम इस 3 को अगेन इस 2 से मल्टीप्लाई करें, थर्ड टर्म को अगेन इस रेशो से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6, तो नेक्स्ट टर्म 6 होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर क्या है, 4 है। तो ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बेसिकली नहीं है। तो आप यहाँ लिख दोगे, नो इट इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। सेकंड पार्ट देख लें, सीक्वेंस गिवन है 10 100 1000 अप टू सो इस तरह से आपको सीक्वेंस गिवन है। तो ये आप देख के भी कह सकते हो कि अगर आप हर अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करोगे तो आपके पास रेशो 10 10 ही आती चली जाएगी। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर
अगर हम 100 को डिवाइड कर दें 10 पे तो हमारे पास क्या आ जाता है, इस 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो ऊपर क्या आ गया 10, यानी कि रेशो हमारे पास निकल आ गया 10। यानी कि इस 10 को अगर हम हर टर्म से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म को बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ 10 आ गया ना रेशो, 10 10s are 100, वाकई 100 आ रहा है। इस 100 को अगेन इसी रेशो से मल्टीप्लाई करना है, 100 10s are 1000, इस 1000 को अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो रेशो निकली है वो बिल्कुल सही निकली है कि हर टर्म को उस रेशो पे मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म आती चली जा रही है। तो ये जो सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो आप यहाँ पर लिख लोगे यस इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। नेक्स्ट हमें कहा गया था कि अगर कोई सीक्वेंस ज्योमेट्रिक हो देन हमने उसकी रेशो भी फाइंड करनी है। तो रेशो के लिए हम क्या करते हैं, हर अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने इस 100 को 10 पे डिवाइड कर देना है। तो आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हो या आप तीसरी को दूसरे पे भी डिवाइड कर सकते हो। ये भी तो अगली टर्म है ना, दूसरी से पहले ही है ना, सॉरी दूसरे के बाद ही आ रही है ना। तो आप इस तीसरी टर्म को भी दूसरी पे डिवाइड करके रेशो फाइंड कर सकते हो। जब आप 1000 को 100 पे डिवाइड करोगे तब भी आपके पास वही रेशो आएगी, 10 ही आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। तो रेशो आपके पास हर जगह सेम ही आएगी। तो हम यहाँ पहली टर्म से ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। तो आपने क्या किया, दूसरी टर्म को इस पहली टर्म पे डिवाइड कर दिया। आपके पास क्या आ गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 10 आ गया। तो रेशो आपके पास आ गई है 10। इस तरह इन दोनों वैल्यूज़ की भी रेशो 10 आ जाएगी। इस तरह अगली वैल्यू की इस वैल्यू के साथ भी रेशो 10 ही आ जाएगी। तो ये जो सीक्वेंस था ये ज्योमेट्रिक था एंड रेशो इसकी आ गई है 10। थर्ड पार्ट है 2 4 8 अप टू सो ऑन। ये सीक्वेंस गिवन है, ये भी बेसिकली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब वो कैसे, यहाँ पर आप देख लें 4 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें आपके पास क्या आती है, रेशो 2, यानी कि रेशो 2 आ गई है। हर टर्म 2 से मल्टीप्लाई होके आएगी, हर अगली टर्म। देख लेते हैं, 2 2s are 4, 4 ही है बाकी। अब 4 2s are 8, बाकी 8 ही है। इस तरह 8 को इसी रेशो पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 नेक्स्ट टर्म बनेगी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो हम लिख लेंगे येस इट इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो हम इसकी रेशो भी फाइंड कर लेंगे आर, जो कि हर नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करने से निकलती है। तो 4 को अगर हमने 2 पे डिवाइड किया, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, या आप इसको काट लो, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो यहाँ पर हमारे पास आर आ गया है रेशो 2। इस तरह फोर्थ पार्ट देख लें। अब ये जो सीक्वेंस है ये डिक्रीज़ होता चला जा रहा है, यानी कम होती चली जा रही है वैल्यू। 16 8 4 इस तरह जो है नेक्स्ट वैल्यूज़ ऐसे कम होती चली जाएंगी एंड नेगेटिव पे चलती जाती चली जाएंगी। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है या नहीं। तो यहाँ पर देख लें, आपने नेक्स्ट टर्म को पिछली पे डिवाइड करना है, यानी कि 8 को डिवाइड करना है 16 पे। ठीक है, वो अलग बात है कि 8 छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता, बट हम क्या करेंगे, 8 1s are 8, 8 2s are 16, यानी कि रेशो हमारे पास 1/2 आती है। यानी कि हर अगली टर्म 1/2 से मल्टीप्लाई करने से आएगी। ठीक है, देखिए ना, अगर आप इस 16 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 1/2 से मल्टीप्लाई का मतलब है कि 2 नीचे आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 8 ही आता है। इस तरह इस 8 को इस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का मतलब है वो 2 नीचे आ जाएगा ना, ऊपर तो वैसे भी 1 8 1s are 8 हो जाएगा। तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, वही 4 बन रहा है। तो ये सीक्वेंस भी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो लिख लेंगे येस इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो हम इसकी रेशो भी फाइंड कर लेंगे आर, जो कि हम कैसे फाइंड करेंगे, हर अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करके। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड टर्म 2 है एंड फर्स्ट टर्म 16 है, तो सॉरी सेकंड टर्म है 8 एंड फर्स्ट टर्म है 16। तो 8 को 16 पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 8 1s are 8 एंड 8 2s are 16 करके हम इसको डिवाइड कर देंगे 1/2। तो इसकी रेशो 1/2 आ गई है। ओके जी, फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 6 18 24। इसको भी देख लेते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं। तो हर नेक्स्ट हमको प्रीवियस पे डिवाइड करने से रेशो आती है। तो पहले देख लेते हैं रेशो आती क्या है इसकी। आर इज़ इक्वल टू 18। भाई आपने रफली चेक करना है, 18/6, 6 1s are 6, 6 3s are 18, यानी कि रेशो हमारे पास आ गई है 3। हर नेक्स्ट टर्म 3 से मल्टीप्लाई करने से बनेगी। ये देखिए ना, अब यहाँ पर रेशो 3 है, तो इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 3s are 18, 18 तो आ रहा है। अब इस 18 को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस रेशो से, देखते हैं नेक्स्ट टर्म बनेगी। तो 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 आ जाता है। यहाँ तो लिखा हुआ है 24। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो टर्म है वो इस रेशो से मल्टीप्लाई करने से नहीं आ रही। ठीक है,
तो हम लिख लेंगे नो, इट इज़ नॉट आ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है तो हम इसकी रेशो भी फाइंड नहीं कर सकते। 6 पार्ट है, सीक्वेंस गिवन है 1 1 0 1 अप टू सो ऑन, इस तरह से सीक्वेंस गिवन है। ये भी हमने देख के बताना है कि ज्योमेट्रिक है या नहीं। ये बेसिकली हम बता सकते हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि 1 1 के बाद यहाँ पर आ रहा है 0, फिर आ रहा है 1। इसको हम चेक भी कर लेते हैं रफली। आर देख लेते हैं सबसे पहले, आर इज़ इक्वल टू, आर हमारे पास आता क्या है, आर इज़ इक्वल टू, अब देखिए नेक्स्ट हमको प्रीवियस पे डिवाइड करना है, 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे 1 ही आ जाएगा, यानी कि रेशो आ जाती है 1, यानी कि हर अगली टर्म 1 से मल्टीप्लाई करने से बनेगी। 1 1 जार 1, वाकई 1 बन रहा है, बट इसको देख लेते हैं, इस 1 को भी अगेन इसी रेशो से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जार 1, बट यहाँ पर तो 0 है, ठीक है। इस 0 को भी अगेन इसी 1 से मल्टीप्लाई करना है, 0 1 जार, यहाँ तो 0 आ जाता है आंसर में, बट यहाँ नेक्स्ट टर्म 1 है, तो ये जो सीक्वेंस है ये भी ज्योमेट्रिक नहीं है। तो लिख लेंगे नो, इट इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है तो हम इसकी रेशियो भी फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड जनरल टर्म ऑफ फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। यहाँ पर जो अब हमें नेक्स्ट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है, इनकी हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है, यानी कि nth टर्म फाइंड करनी है, ए एन फाइंड करना है। एंड अभी हमने उसका फॉर्मूला रीड किया है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इज़ इक्वल टू, हम इसको यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पर जो नॉन वैल्यूज़ होंगी वो हम लिख लेंगे। अभी मैं आपको जस्ट फॉर्मूला बता रही हूँ कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज़ इक्वल टू A1 इंटू आर एन माइनस 1, ठीक है। ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए होगा, A1 भी ज़रूरत होगी A1 की, एंड आर की भी ज़रूरत होगी। तो हम देख लेते हैं A1 एंड आर हमारे पास क्या है। A1 तो पहली टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, A1 इज़ इक्वल टू, अब फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो A1 हमारे पास यहाँ पर गिवन है, A1 इज़ इक्वल टू 1। आर हमने फाइंड करना है। आर कैसे फाइंड करते हैं, आर का मतलब होता है रेशो। रेशो हम फाइंड करते हैं हर अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करके। 4 है अगली टर्म, 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 4 1 जार 4, तो यहाँ पर आंसर 4 ही आ जाएगा। तो रेशो भी हमारे पास 4 आ गई है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यूजिंग दिस फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज़ करके अर्थमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो ए एन यहाँ पर रहने देंगे। अब वैल्यूज़ डाल लेंगे A1 की भी एंड आर की भी, जो हमने भी निकाली है। A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, तो हमने A1 की जगह 1 लिख देना है, एंड आर की जगह आर की वैल्यू लिखनी है 4। अब यहाँ पर हमने n-1 ही रहने देना है। तो यहाँ पर तो वैसे भी 1 है, 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वो नंबर एज इट इज़ आ जाता है। तो 1 इस 4 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो यहाँ जो हमारे पास nth टर्म आ गई है वो ए एन इज़ इक्वल टू 4 पावर n-1 आ गई है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई आगे नहीं करेंगे, यही हमारे पास nth टर्म है। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट को देख लें। ये भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, सीक्वेंस बस आपको डिफरेंट गिवन है। तो सीक्वेंस गिवन है 6 12 24 48 अप टू सोन, इस तरह से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इज़ इक्वल टू A1 आर n-1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आर इसके लिए हमें A1 एंड आर की वैल्यू चाहिए। A1 फर्स्ट टर्म 6 थी, A1 लिख ली 6, एंड आर हमने फाइंड कर लिया सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करके। 12 को 6 पे जब हमने डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया। तो आर हमारे पास क्या आ गया है 2। तो यहाँ पर हमने बारी बारी फॉर्मूले में A1 की भी वैल्यू डाल देनी है एंड आर की भी। A1 की वैल्यू 6 है एंड आर की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ डाल दी हैं। इसके बाद हमने इसको यहीं पर स्टॉप कर देना है, क्योंकि मज़ीद इस पर तो पावर है n-1, तो ये 2 इस 6 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता जब तक इन दोनों की पावर सेम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर है n-1। पिछले क्वेश्चन में तो वैसे ही 1 था, और 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वो नंबर पूरा का पूरा वैसे आ जाता है। बट यहाँ पर है नंबर 6, ठीक है, एंड 6 पे यहाँ पर कोई पावर नहीं है, एंड इस पे पावर है n-1। तो ये तब तक मल्टीप्लाई नहीं हो सकते जब तक इनकी एक जैसी पावर नहीं होगी। तो इसको यहाँ पर हमने आके स्टॉप कर देना है, यही हमारा आंसर होगा, यही nth टर्म होगी। इस तरह थर्ड पार्ट है, सीक्वेंस गिवन है 15 45 135। ओके, तो इसकी भी हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। A1 गिवन है 15, यहाँ पर हमने देख के लिख लिया 15 है। आर हमने फाइंड कर लिया, नेक्स्ट टर्म को पिछली पे डिवाइड करके 45 को 15 पे डिवाइड करना है, 3 आंसर आ जाएगा।
वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इज़ इक्वल टू A1 आर एन माइनस 1, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। A1 की जगह A1 की वैल्यू 15 डाल दी एंड आर की जगह 3 डाल दिया। अब यहाँ पर हमने इसको स्टॉप कर देना है, नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। तो यही हमारे पास nth टर्म यानी कि जनरल टर्म है। ओके जी, तो नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है, सीक्वेंस गिवन है 200, 100, 50, 25 इस तरह टू सो ऑन। ठीक है, वही हमने फार्मूला यूज़ करना है ए एन का, ए एन इज इक्वल टू A1 आर पावर n माइनस 1। A1 गिवन है 200, आर फाइंड कर लेंगे अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करके। 100 को जब 200 पे डिवाइड करेंगे तो इन जीरोस से जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आर हमारे पास 1/2 है। तो फार्मूले में वैल्यूज़ डाल देंगे, A1 की जगह A1 की वैल्यू 200, आर की जगह आर की वैल्यू 1/2 और इसकी पावर क्या थी n माइनस 1, ऐसे ही डाल दी। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यहाँ पर हमने इसको स्टॉप कर दिया एंड ये इसका आंसर है। nth टर्म हमारे पास 200 इंटू 1/2 पावर n माइनस 1। थर्ड क्वेश्चन को देख लें। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। यहाँ पर जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। वेयर जनरल टर्म इज़ गिवन, यहाँ पर जनरल टर्म गिवन है, इस टर्म को यूज़ करके हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, बारी बारी एन की जगह अगर 1 डालेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी, एन की जगह 2 डालेंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी, 3 डालेंगे तो तीसरी, 4 डालेंगे तो चौथी। तो हमने इसी तरह ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे पुट n इज़ इक्वल टू, अब फर्स्ट पार्ट जो है उसमें फर्स्ट पार्ट में हम जो nth टर्म गिवन है वो है an इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ पॉइंट नहीं है, ठीक है, डेसिमल नहीं है, 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 पावर n माइनस 1 से। ठीक है, तो हमने बारी बारी n की जगह 1, 2, 3 एंड 4 डालना है, तो पहली, दूसरी, तीसरी एंड चौथी टर्म आ जाएगी। तो हम डाल लेते हैं पुट n इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, यानी कि बारी बारी 1 डालना है, 2, 3, 4 इस तरह। अगर हम 5, 6 डालते चले जाएंगे तो 5वीं, 6ठी, 7वीं इस तरह से टर्म्स आती चली जाएंगी। तो अब हम डाल लेते हैं पहले n की जगह पे 1। ठीक है, ये हमने पहले ले लिया n की जगह पे 1, तो इस फॉर्मूले में n की जगह पर अब हम डाल लेते हैं पहले 1। A1 n की जगह 1 आ गया एंड यहाँ 3, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना आप लोगों ने। तो 2 अगेन यहाँ पर हमने n की जगह, यहाँ पर भी इस n की जगह पे भी 1 डालना है एंड इस n की जगह पे भी 1 डालना है, 1 माइनस 1। या आप इससे अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपने यहाँ पर ब्रैकेट डाल देनी है। ठीक है, ये कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर अब आपको पता चल गया होगा कि 2 वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ 3 इंटू 2, अब 1 माइनस 1 क्या होता है, 1 में से 1 गया तो 0। अब कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो, चाहे अंदर हो 1 लाख, 1 करोड़, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अंदर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इस तरह अगर यहाँ होता ना 99, उसकी पावर 0 होती तो तब भी उसका आंसर क्या आना था, 1। इस तरह 1 करोड़ होता ना, उसकी पावर भी 0 होती तब भी आंसर 1 आना था। तो आपने याद रख लेना है, कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ 2 था, 2 की पावर 0 तो 1 आ जाएगा। अब 3 इस 1 से हो रहा है मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, तो पहली टर्म हमारे पास सीक्वेंस की आ गई है 3 A1। इस तरह अगर हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरी टर्म आ जाएगी। तो हम n की जगह 2 पुट कर लेते हैं, इस n की जगह यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे एंड यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे। तो A2 इज़ इक्वल टू 3, अब यहाँ मैं इसको ब्रैकेट में ही लिख रही हूँ। ठीक है, 2 यहाँ पर हमने 2 ब्रैकेट में लिख लिया, n की जगह वही 2 डाला माइनस 1, यहाँ 2 डाला एंड माइनस 1। ओके जी, तो 3, 2 वैसे लिखेंगे। अब 2 में से 1 को माइनस करना है, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1, यानी कि अब यहाँ 2 की पावर 1 है, यानी कि 2 एक बार है, 2 की पावर 1 है, 1 है तो इसका मतलब 2 एक बार ही है, तो एक बार है तो इसका मतलब 2 ही है। ठीक है, 3 2s are 6, तो यहाँ पर सेकंड टर्म जो है वो 6 आ गई है। इस तरह अब हम n की जगह 3 पुट कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी A3। यहाँ पर भी हमने 3 पुट कर दिया एंड इस जगह पे भी हमने n की जगह 3 पुट कर दिया एंड माइनस 1 वैसे ही डाल देंगे। ओके जी, तो 3 एंड ये वाला 2 एज इट इज़ डाल देंगे। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2, 3 में से 1 गया 2 आ गया। अब यहाँ 2 की पावर क्या है, 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, 2 आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2s are 4, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा। ओके, अब ये 4 इस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 3s are 12, तो यहाँ पर जो थर्ड टर्म है वो 12 आ गई है। इस तरह फोर्थ टर्म फाइंड कर लेंगे,
n इज इक्वल टू 4 पुट करके। तो n इज इक्वल टू 4 अगर हमने डाला तो A4 इज इक्वल टू 3 वैसे ही डाला, 2 वैसे ही डाला, n की जगह वही 4 डाल दिया एंड -1। ओके जी, तो 3 2 ओके 4 -1 कितना हो जाएगा 3 आ गया। अब 2 की पावर है 3, इसका मतलब है 2 कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 2s are 4, 4 2s are 8। आपने यूँ नहीं करना को 2 को उठा के 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, नहीं, आपने 2 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 2 2s are 4, 4 आंसर आया, 4 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दें 8, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8। ओके, तो अब इस 8 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 24। तो यहाँ पर आके हमने चारों टर्म्स फाइंड कर ली हैं सीक्वेंस की, पहली है 3, दूसरी 6, तीसरी 12 एंड 24। तो यहाँ पर आप लिख लो कि आपने फाइंड कर लिया है 3, 6, 12 एंड 24। ये जो आपको जनरल टर्म गिवन थी, ये an इज इक्वल टू 3 इंटू 2 पावर n माइनस 1, इसमें आपने बारी बारी n की जगह 1 2 3 एंड 4 डाला, तो आपके पास ये सीक्वेंस आ गया। इस तरह अगर आप 5 6 7 डालते तो मज़ीद आपके पास वैल्यूज़ आ जाती, तो ये आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट को हमने अभी डिटेल से डिस्कस कर लिया है, सॉल्व भी कर लिया है। सेकंड पार्ट को आप देख लें, यहाँ पर भी आपको nth टर्म गिवन है an इज इक्वल टू 4 इंटू 2 पावर n माइनस 1। यहाँ पर भी आपने सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, तो बारी बारी आपने n की जगह 1 रखना है, 2 रखना है, 3 एंड 4 रख के आपने सीक्वेंस की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, इस n की जगह पहले 1 डाल दोगे, ठीक है, 1 डाला एंड यहाँ पर भी आपने पहले 1 डाल दिया, 1 माइनस 1 वही 0 आ गया। किसी भी नंबर जिसकी पावर 0 हो वो 1 होता है, तो अब यहाँ 4 इंटू 1, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 ज़ा 4। इस तरह अब आपने उसी सीक्वेंस में 2 रखना है, यहाँ पर भी आपने 2 डाला एंड यहाँ पर भी आपने 2 डाला, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, इसका मतलब है 2 1 टाइम्स है, तो अब ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8। इस तरह उसी सीक्वेंस में आपने 3 डाल दिया, 3 यहाँ आ गया, 3 यहाँ पर भी आ गया, 3 माइनस 1 यहाँ पर आ गया आपके पास 2, यानी कि 2 कितनी बार है 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आ रहा है 4, एंड ये वाला 4 कितना हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो आप कंफ्यूज ना हों, इसलिए आप यहाँ पर ब्रैकेट ही डाल लें, ठीक है। इस तरह अगर हम उस सीक्वेंस में 4 डाल दें n की जगह 4, तो यहाँ 4 आएगा एंड इस n की जगह, सॉरी ये तो आपका ऑलरेडी 4 ही चलता चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ आपने n की जगह 4 डाल दिया, 4 माइनस 1 3 आ गया, यानी कि ये 2 कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर आपके पास 8 ही आ गया, इसको आप ब्रैकेट में ही रहने दो, और ये वाला बाहर वाला 4, अब ये 4 है एंड अंदर आपके पास क्या हो गया है 8, 4 8 ज़ा 32, तो फोर्थ टर्म आ गई है सीक्वेंस की 32। तो यहाँ पर आपने सीक्वेंस फाइंड कर लिया है, जिसकी पहली टर्म थी 4, दूसरी 8, तीसरी 16 एंड चौथी 32, तो यहाँ पर आप सीक्वेंस भी लिख लेंगे। ओके, थर्ड पार्ट को देख लें, an जनरल टर्म गिवन है, an इज इक्वल टू 25 इंटू -1/2 पावर n माइनस 1, ठीक है। इसकी भी आपने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, बारी बारी आप n की जगह 1 2 3 एंड 4 डालेंगे तो आपके पास 4 टर्म्स आ जाएंगी। अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास वैसे तो डेसिमल में है, तो ये डेसिमल से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पर आपके पास है माइनस, इस माइनस को आपने कैसे डील करना है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर हम उस जनरल टर्म में पहले n की जगह 1 डालेंगे, ठीक है, बारी बारी हमने 1 2 3 4 डालना है ना, तो अगर हम 1 डालेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा एंड यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो इस -1/2 की पावर हो गई 0। अब अंदर कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, डेसिमल में हो, कोई भी वट एवर नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो वो नंबर 1 होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर सिंपली 25 1 से मल्टीप्लाई होगा, 25 ही आ जाएगा, तो पहली टर्म तो हमने 25 निकाल ली। अब हम देख लेते हैं दूसरी टर्म कैसे निकालेंगे। तो वही आपने फॉर्मूले में n की जगह आपने 2 डाल देने हैं, 2 यहाँ डाला, 2 आपने यहाँ डाला, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, यानी कि इस 1/2 की पावर क्या है 1 है, इसका मतलब ये एक बार ही एज इट इज़ आ जाएगा, तो आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है, नहीं छेड़ना। अब ये 25 इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये 25 ऊपर है, 1 भी ऊपर है, तो 25 1 से 25, नीचे वाला 2 वैसे ही का वैसे, एंड ये वाला माइनस आपने साथ लगा देना, ये वाला। तो यहाँ पर जो आपके पास सेकंड टर्म है वो -25 पे 2 आ गई है। थर्ड टर्म आप देख लें, थर्ड टर्म के लिए आपने इनकी जगह 3 डालना है, यहाँ पर भी आपने 3 डाल दिया एंड यहाँ पर भी 3 डाल दिया। अब इस 3 में से अगर आप 1 को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास -1 की पावर क्या आ गई है 2। इसका मतलब क्या है कि -1/2 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है।
इसका मतलब है कि आपने इस 1 का भी स्क्वायर लेना है, 2 का भी स्क्वायर लेना है, इस माइनस का भी स्क्वायर लेना है। ओके, तो ये वाला 25 तो आपने वैसे ही डाल दिया। अभी 1 का स्क्वायर लोगे 1 1 ज़ा 1, 1 ही आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लेना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब है 2 2 ज़ा 4 आता है, 4 हमने लिख लिया। अब ये माइनस कहाँ जाएगा, जब आप माइनस को सेम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि माइनस का भी तो हमने स्क्वायर लेना है ना, माइनस को भी आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस को माइनस से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये आपने मैथ का रूल तो पढ़ा होगा कि 2 सेम साइंस प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। इस तरह प्लस प्लस भी प्लस होता है, 2 सेम साइंस प्लस बन जाते हैं। बट अगर 2 डिफरेंट साइंस हो, माइनस प्लस माइनस होता है, इस तरह प्लस माइनस भी माइनस होता है, 2 डिफरेंट साइंस माइनस बनाते हैं और 2 सेम साइंस प्लस बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम माइनस का स्क्वायर लेंगे, यानी कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। और प्लस हम डालें या ना डालें कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1/4 है ये पॉजिटिव का ही है, प्लस का ही है, ठीक है। तो 1/2 का जो -1/2 का जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास 1/4 आ गया और माइनस ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस 25 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई है। इस तरह फोर्थ टर्म के लिए आपने इनकी जगह 4 डाल देना है, यहाँ पे भी आप 4 डालोगे एंड यहाँ पर भी आपने 4 डाल दिया। अगेन आपने 4 को 1 में से माइनस किया, आपके पास 3 आ गया। अब आपने -1/2 इसकी पावर 3 लेनी है, यानी कि इसका क्यूब लेना है, यानी 3 बार हर नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को भी एंड माइनस को भी। 1 1 ज़ा 1, क्या आंसर आया 1। अगेन इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर वही 1 आएगा, तो आपने 1 लिख दिया। अब यहाँ 2 है, 2 का आपने क्यूब लेना है, 2 यानी कि 2 को भी आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 आंसर आया। 4 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 बार करना है ना। 2 2 ज़ा, ये देखे ना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 आ गया, यहाँ आपने 8 लिख दिया। अब है इस माइनस की बारी, ठीक है। माइनस कितनी बार है, 3 बार है। माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये दोनों तो बन गए प्लस और ये वाला माइनस। अब ये 2 डिफरेंट साइन है, ये प्लस और ये माइनस, कितना क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस पूरे वैल्यू का अगर आप क्यूब लोगे तो -1/8 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इस 25 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 25 1 ज़ा 25, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना। 25 1 ज़ा 25, माइनस वैसे का वैसे एंड डिवाइडेड बाई 8 एज इट इज़। तो यहाँ तक आपने आके फोर्थ टर्म भी फाइंड कर लिया है। तो यहाँ तक आपने तीनों टर्म्स फाइंड कर ली हैं। यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमने जो सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड की हैं वो क्या है। पहली है 25, दूसरी है -25/2 एंड तीसरी टर्म है 25/4 एंड फोर्थ टर्म हमारे पास ये है -25/8, ठीक है। इस तरह +1 ये हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा। ओके जी, तो फोर्थ पार्ट में हमें जनरल टर्म गिवन है an = 5 × 1/5 पावर n - 1। यहाँ पर भी हमने सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, तो बारी बारी n की जगह 1 2 3 एंड 4 रखेंगे। n की जगह 1 डालेंगे तो यहाँ पर भी हमने 1 डाल दिया, ठीक है, एंड यहाँ पर भी हमने 1 डाल दिया। तो 1 - 1 वही 0 आ गया, और कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो 1 होता है। तो 5 × 1, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, इंटू आप डाल दो। तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 × 5, तो फर्स्ट हम आ गई हमारे पास 5। इस तरह अब हमने n की जगह 2 डालना है, यहाँ 2 डाला एंड यहाँ पर भी 2 डाल दिया। 2 - 1 1 आ जाता है, यानी कि 1/5 की पावर क्या है, 1 है, वो एक बार ही है, तो एक बार का मतलब है 1/5 ही आ जाएगा पूरा का पूरा, एंड ये वाला बार वाला 5 एज इट इज़। अब आप देखें, ये 5 है ऊपर एंड ये 5 है नीचे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह थर्ड टर्म के लिए हमने n की जगह अब 3 डाल देना है। 3 यहाँ डाला एंड 3 यहाँ पर भी डाल दिया। ओके जी, तो यहाँ पर हमने 3 डाला, तो 3 - 1 कितना हो जाता है, 2। इसका मतलब है कि इस 1/5 को का हमने स्क्वायर लेना है, यानी कि इसको आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना, 1 1 ज़ा 1। इस तरह 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। 5 × 5 25 हो जाता है। तो 1/5 का अगर हमने स्क्वायर लिया, यानी कि 2 टाइम्स इनको मल्टीप्लाई किया, तो 1/25 आ जाता है। तो अब हमने वही 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 25 कैंसिल कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ गया 1 1 1 ज़ा 1 एंड नीचे हमारे पास 5 आ गया, तो 1/5। थर्ड टर्म 1/5 आ गई है। फोर्थ टर्म फाइंड कर लेंगे, n की जगह 4 डाल देंगे, यहाँ 4 डाल दिया एंड यहाँ पर भी हमने n की जगह 4 डाल दिया। 4 - 1 3 आ गया, यानी कि अब हमने 1/5 इसका क्यूब ले लेना है, इसको क्यूब भी कहते हैं, यानी कि 1 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा एंड ये नीचे वाला 5 भी आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, तो आंसर 1 ही हो जाता है। इस तरह 5 का क्यूब लेना है। अब 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो यहाँ पर 5 का क्यूब 125 आ जाता है।
तो ये इसका आंसर है 1/125 क्यूब लेने से, ठीक है। अब ये वाला जो 5 है, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 2 बच गया, कैरी चला गया 25, 5 5 ज़र 25, तो आंसर क्या आ गया 25। तो यहाँ पर फोर्थ टर्म का आंसर आ गया है 1/25। तो यहाँ पर जो हमने सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड की हैं वो हैं 5 1 1/5 1/25। तो ये हमारा आंसर है। ओके जी, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।